हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नायक सीरीज है 2 उसका रिवीजन करेंगे। नायक सीरीज जो आपके आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज फ़ोन में थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और नेक्स्ट है वो इससे बेटर होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अब नेक्स्ट है वो आपके वीडियो के 2-4 घंटे बाद ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो 1-2 दिन की बात है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नायक सीरीज का। भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी रूपों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो ये नाट्य शास्त्र से हुई है, और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? वो भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 36 चैप्टर हैं, और इनकी जो काव्य पंक्ति है वो कितनी है? वो है 6000। ठीक है, और अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र ये राजनीति के बारे में बताता है, और ये किसने लिखा था? ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वो उस रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चोलोम। ठीक है, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? पुंग, करताल वाद्य यंत्र इसमें यूज किया जाता है। और परेंग, माईबा, रास का संबंध भी किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, जैसे चोलोम है ऐसे परेंग, माईबा, रास का संबंध भी किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें हिंदी वैष्णव प्रसंग है, ये किसमें मनाया जाता है? हिंदी वैष्णव प्रसंग ये मणिपुरी में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया जाता है डांस के द्वारा। और इनके मुख्य कलाकार कौन कौन हैं? एक तो झावेरी रूट वर्ड है, जहाँ भी झावेरी आ जाए वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध होंगे। ठीक है, ये 4 बहनें थी, नैना झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी और सुवर्णा झावेरी। ठीक है, ये 4 झावेरी बहन हैं जो किससे संबंधित है? जो चारों मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गुरु विपिन कुमार हैं, वो झावेरी बहनों के गुरु थे। और गुरु नल सिंह, जो गुरु और सिंह रूट वर्ड आ जाए वो भी किससे संबंधित होंगे? वो भी मणिपुर से संबंधित होंगे। ठीक है, गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह, चारू माथर, बिनो देवी, बिनो देवी, और निर्मला मेहता और सविता मेहता, ये सब किसके कलाकार हैं? ये मणिपुरी के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, कितनी शैलियां हैं? 3 प्रमुख शैलियां हैं। जो छऊ है इस लोक नृत्य को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, और सरायकेला छऊ, इसकी 3 शैलियां हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है, केला छऊ है ये कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में। और मयूरभंज छऊ है उड़ीसा में। और पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, और छऊ है इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। किसने कहा इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य? संगीत नाटक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसको क्या कहा गया? संगीत नाटक अकादमी द्वारा अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा गया। ठीक है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में, तो 8 हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूछा जाए तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 हैं, और 9वां कौन सा है? छऊ है। ठीक है, और छऊ के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? मकर ध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और सुभेदु नारायण, ये सब कौन है? ये छऊ के कलाकार हैं। और इन तीनों को क्या मिल चुका है? पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, सबसे बड़ा जो भारत का अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। जैसे जैसे इनके वर्ड कम होते जाते हैं और इनका क्रम भी क्या जाता है? घटता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायिका की अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह है? तो दी अनफॉरगेटेबल किसकी है? ये है जगजीत सिंह की है। ठीक है, जगजीत सिंह की है ये, और जगजीत सिंह को पद्म भूषण कब मिला था? 2003 में मिला था। और इनका प्रसिद्ध सॉन्ग है, गीत है, कौन सा है? चिट्ठी न कोई देश जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, ये इसकी क्या है? इसका गीत है। और इसके कुछ और अन्य कलाकार हैं। बेगम अख्तर है, ये कौन है? इसको
गज़ल गायिका की क्या कहा जाता है, क्वीन कहा जाता है। मन्ना डे और पंकज उदास, ये सब क्या हैं, ये सब गज़ल गायिका के कलाकार हैं। नेक्स्ट है दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है से है, तो इनका कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं, इसमें आपको रेड्डी रूट वर्ड याद रखना है। जैसे मणिपुरी में झावेरी रूट वर्ड था, गुरु सिंह रूट वर्ड था, ऐसे ही कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें रेड्डी रूट वर्ड है। ठीक है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद और शोभा नायडू और हलीम खान, ये कौन है, ये सब कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। पहली बार कब हुए थे, पहली बार 1951 में। एशियन खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी। 1951 में पहली बार इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है, और इनका उद्घाटन किसने किया था, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इनका उद्घाटन किया था। और उन पहली बार जब एशियन गेम हुए थे तो भारत की रैंक क्या थी, सेकंड नंबर पर भारत की रैंक थी। 15 गोल्ड के साथ भारत सेकंड नंबर पे था। और फर्स्ट पर कौन था, फर्स्ट रैंकिंग थी जापान की। ठीक है, 24 गोल्ड के साथ। दूसरे एशियन गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, वो मनीला में हुए थे 1954 में। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले गेम और दूसरे गेम के बीच में, एक गेम से दूसरे गेम के बीच में 4 साल का समय होता है, लेकिन ये 3 साल के अंतराल पर हुए थे 1954 में। ठीक है, इसलिए पूछ जाता है कि पहले एशियन गेम्स और दूसरे एशियन गेम्स के बीच में कितना डिफरेंस था। ठीक है, तो 3 साल का। तीसरे एशियन गेम्स 1958 में टोक्यो में हुए थे। और भारत में दूसरे एशियन गेम्स 1982 में हुए थे। और ये कौन से क्रम के थे, ये 9वें नंबर के थे। ठीक है, और उस समय इसका शुभंकर था अप्पू हाथी। और भारत इसमें कौन सी रैंक पर था, 5वीं रैंक पर था। ठीक है, 2023 में जो एशियंस गेम हुए उसमें पहला स्थान किसका है, चीन का है। और भारत की रैंक क्या है, 4th नंबर की भारत की रैंक है। 107 मेडल के साथ भारत चौथे नंबर पर रहा, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, और उसमें जो शुरू हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और हॉकी, ये हॉकी से हैं। और लवलीना बोरगोंग, ये इसके क्या थे, ध्वजवाहक थे। और समापन में ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये समापन में ध्वजवाहक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो फुटबॉल विश्व कप सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ये उरुग्वे में हुआ था। और कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1930 में हुई थी। और इसकी विजेता टीम भी कौन थी, उरुग्वे थी। और उरुग्वे ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, और 1934 में कहाँ हुआ था, 1934 में दूसरे इटली में हुए थे। और इटली ही इसकी विजेता टीम थी। ठीक है, फीफा, ये जो फुटबॉल विश्व कप है ये किसके द्वारा करवाए जाते हैं, ये फीफा के द्वारा करवाए जाते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई तब कहाँ पर हुई थी, पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब शामिल हुआ था फुटबॉल, तो ये 1908 में हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार किसने विश्व कप जीता है फुटबॉल का विश्व कप सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है, 5 बार। और 2022 में जो फुटबॉल हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। और इसकी विजेता टीम अर्जेंटीना थी। और किसको हराकर जीती थी, फ्रांस को हराकर जीती थी। ठीक है, और 2026 में जो विश्व कप है फुटबॉल का वो कहाँ पर होगा, वो मैक्सिको, कनाडा और USA में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। ठीक है, सेकंड 1934 में लंदन में हुआ था। और सबसे ज़्यादा बार आयोजन किसने किया है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया है, 5 बार। ठीक है, 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर होगा, हैमिल्टन, कनाडा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनकी 100 वर्ष पूरी हो रही है। तो ये पहली बार जहाँ पर हुए थे तो 100 वर्ष पर भी उनका आयोजन वहीं पर किया जा रहा है। इसलिए 2030 में हैमिल्टन, कनाडा में क्या होगा, फुटबॉल विश्व कप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया था, यानी कि भारत ने इनको होस्ट कब किया था, तो 2010 में किया था। कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में हुए थे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए, राष्ट्रमंडल खेल में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और भारत इसमें सेकंड नंबर पर था। टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 क्या थे, 23 कांस्य पदक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी, नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो इनके एंटोन मैरिनो है। ये एक ब्रिटिश लेखक हैं और इन्होंने क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है दमन सिंह कौन है, जिनकी बुक कौन सी है, 9/9। और राघव बैल की कौन है, सुपर सेंचुरी। नरेंद्र मोदी की कुछ बुक हैं, एग्जाम वॉरियर, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और लेटर टू मदर, अपडोव टू लेयर, लारा सोशल हार्मोन,
ये सब किसकी बुक है? ये सब नरेंद्र मोदी जी की बुक है। नेक्स्ट है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये भारतीय संविधान में यूनियन शब्द है, ये किस देश से लिया गया है? भारत राज्यों का संघ है यूनियन, ये किस देश से ग्रहण किया गया है? ये शब्द कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, कुछ और भी हैं जैसे संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी कहाँ से ली गई हैं? ये भी कनाडा से ली गई हैं। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में डीपीएसपी है, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से, जो भाग 4 में है। ठीक है, और इंग्लैंड से क्या लिए गए हैं? एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होंगे, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? ये जापान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो बताना था। तो इसमें जो संविधान के स्रोत हैं वो किस देश से लिए गए हैं, उसको सही मैचिंग करनी थी, और एक गलत था वो बताना था। ठीक है, तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑस्ट्रेलिया बता रखा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ है, ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति के निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं वो आयरलैंड के कौन से आर्टिकल से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के 45 आर्टिकल से लिए गए हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां हैं, ये कहाँ से ली गई है? ये जर्मनी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होगी वो किसमें है? आर्टिकल 108 में है। ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो संयुक्त बैठक होगी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो इसके बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन ये कहाँ से लिए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और ये मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? ये यूएसएसआर से ली गई है, रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कहाँ से लिए गए हैं? इसको फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तब इनका यूज किया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 और 99 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान करो। तो इसमें जो आंसर है मैंने वो उनके सामने लिख दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्यों द्वारा अनुदान ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये संविधान के स्रोत हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? किसी न किसी कंट्री से लिए गए हैं, तो वो इनको मैच करना था। ठीक है, नेक्स्ट खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुई थी? तो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। और पहिए की खोज और खाने की चीज़ें ये सब कब शुरू हुई थी? खोज हुई थी इनकी नवपाषाण काल में हुई थी। आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में। सीधा क्वेश्चन आता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? ये सीधे पूछा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं जिनका सीधा नाम लेके पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। जैसे लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ऐसे पूछा जाता है इनाम गांव कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऐसे कायथा है वो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। दैमाबाद जो जगह है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चिराद कहाँ पर है? बिहार में। सुरकोटड़ा गुजरात में है। हुल्लास उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या बन रहा है? इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, और बालू कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं। पाडरी कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय भी मैंने बताया राखीगढ़ी में बन रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? यानी जल के संरक्षण के लिए कहाँ से साक्ष्य मिले? धोलावीरा में मिला है। और धोलावीरा आप सब तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि धोलावीरा
किस लिए चर्चा में आया था, तो धोलावीरा है। ये एक हड़प्पा सभ्यता का स्थान है जो यूनेस्को की साइट में 40वें नंबर की यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को साइट हैं, तो वर्तमान में भारत की 42 यूनेस्को साइट हैं और अमूर्त धरोहर कितनी है, वो 15 है। ठीक है, धोलावीरा की खोज 1967-68 में किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, और खेल के साक्ष्य के भी कहाँ से मिले थे, खेल स्टेडियम मिला था, एक कहाँ से मिला था, वो भी धोलावीरा से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है, तो कौन सा है, रोपड़ है। और ये रोपड़ कहाँ पर है, ये पंजाब में है। और इसका वर्तमान आधुनिक नाम क्या था, इसका आधुनिक नाम था रूपनगर। इसकी खोज कब हुई थी, 1950 में हुई थी। और किसने की थी, बीबी लाल ने की थी। और ये किसके किनारे, कौन सी नदी के किनारे हैं, ये सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक है, और सतलज नदी है वो भारत में किस दर्रे के से प्रवेश करती है, तो सतलज नदी भारत में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, कालीबंगा है, ये राजस्थान में है। यहाँ से इसने किसकी खोज की थी, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। बनावली 1974 में, ये हरियाणा में है। इसकी खोज 1974 में RS बिस्ट ने की थी। ठीक है, लोथल है, ये गुजरात में है। 1953 में इसकी खोज किसने की थी, राव जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, ये किस नदी के किनारे थे, तो उनसे इनका मैच करना है। हड़प्पा है, ये किस नदी के किनारे था, ये रावी नदी के किनारे। कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के किनारे था। लोथल है, ये भोगवा नदी के किनारे था। और रोपड़ है, वो कहाँ पर थी, वो सतलज नदी के किनारे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कुछ राज्य दे रखे थे, उसको पहचानना था कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है और कौन से नहीं। ठीक है, तो इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तर में जो 23.5 डिग्री है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा है ये भारत से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ऐसे ही भूमध्य रेखा है, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे कमेंट। नेक्स्ट है, जो कर्क रेखा है इसको उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, वो रांची का झारखंड है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। और जबलपुर है दूसरे नंबर पर पास है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो जबलपुर में ही है। ठीक है, ये वो हाई कोर्ट होते हैं जिनको जो अपनी राजधानी में यानी अपनी कैपिटल में ना होकर कहीं और होते हैं, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पास जो जो अलग अलग जगह पर हैं इसके पूरे मेरे पास नोट्स हैं। अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसकी भी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक है, तो कौन सा है, वो मिर्ज़ापुर है। भारत का जो समय है, मानक समय है, वो कौन सी डिग्री समय रेखा है, तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये एक दूसरे को भैंसा मुंडा, सूरजपुर जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है, तो 7 सिस्टर जो पूर्वी स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी जो स्टेट हैं उनमें 7 जो राज्य हैं उनमें से 7 सिस्टर बोलते हैं उनको, तो उनमें कौन शामिल नहीं है, सिक्किम है। इन सिक्किम को क्या बोलते हैं, 7 बहनों का भाई बोलते हैं सिक्किम को। ठीक है, उत्तरी पूर्वी के 7 राज्य हैं। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा, ये सब क्या हैं, ये 7 सिस्टर में आते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आते। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, 7 जो सिस्टर हैं इनको 7 बहनों का नाम किसने दिया था, 1972 में 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया द्वारा इनको कहा गया था। 7 सिस्टर किसके द्वारा कहा गया था, 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा इनको कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बहन हैं इनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। वैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन 7 सिस्टर में पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे छोटा त्रिपुरा है। और वैसे सबसे छोटा कौन सा है, वो गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य द्विभाषी राज्य नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 भाषाएं नहीं बोली जाती, तो कर्नाटक है, यहाँ पर सिर्फ कन्नड़ बोली जाती है। नागालैंड है, यहाँ पर कोन्याक और आगामी और इंग्लिश ये लैंग्वेज बोली जाती है। सिक्किम में गोरखा इंग्लिश बोली जाती है। त्रिपुरा में कोकब्रोक और बंगाली बोली जाती है। ठीक है, ये कोकब्रोक वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोकब्रोक कहाँ की भाषा है, तो कोकब्रोक है ये त्रिपुरा की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यानी कि भारत से कौन सा क्वेश्चन उसको, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो उसको सही नहीं करती, तो वो बतानी है। ठीक है,
संसार सही है वो बताना है, गलती से इसमें नहीं हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा है वो देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ये बताया गया है, तो ये सही है स्टेटमेंट। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी संवृद्धि पर जोर दिया गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी पर जोर दिया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड 2012 से 17 था, लेकिन इसको पहले ही ख़त्म कर दिया गया था 2015 में। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर घोषणा की थी कि अब पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या आएगी, एक योजना आयोग आएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना हुई और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया था कि हम 90% जो परिवार हैं इनको बैंकिंग से जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें मॉडल कौन सा था? सी रंगराजन मॉडल था, जो सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था, तो इसके नाम पर इस मॉडल का नाम रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अनवर्त योजना भारत में लागू की गई थी। तो अनवर्त योजना जिसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ये 1 अप्रैल 1978 से और 79 तक इसको लागू किया गया था। और इसमें क्या था? इसमें गुन्नार मिड्रन द्वारा इसको पारित किया गया था। और गुन्नार मिड्रन है, इनकी बुक कौन सी है? इसकी एशियन ड्रामा गुन्नार मिड्रन की बुक है। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 1835 ईयर के जो युवा हैं उनको टेक्निक स्किल, ये इनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खाद्य एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 1961। और अभी किसी क्लास में डिस्कस किया था पंचवर्षीय जो योजना है वो किस देश से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना है वो रूस से ली गई थी। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना पहली कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो उद्योगों पर इसमें जोर दिया गया था, उद्योगों को डेवलप करना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाना। तो इसमें 3 बड़े उद्योग लगाए गए थे। राउरकेला जो उड़ीसा में लगाया गया था 1959 में, जर्मनी देश के सहयोग से भिलाई जो उद्योग था वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया था रूस के सहयोग से, ये भी 1959 में। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, और एक और है जो चौथा नंबर का है बोकारो, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये 3 लगाए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा उद्योग की स्थापना नहीं हुई? तो बोकारो है। ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान करना है। तो इसमें पंचवर्षीय योजना है और उनके मॉडल दिए गए हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल था, तो वो उनका मैच करना है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हैराट डोमर मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? महालनोबिस था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था एस चक्रवर्ती। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था अशोक रुद्र मॉडल था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर था। और छठी पंचवर्षीय योजना का था डीटी लकड़वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और 11वीं और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल था सी रंगराजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका टाइम पीरियड 1974 से 1978 था। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। काम के बदले अनाज प्रोग्राम इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू हुआ था। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.8% लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। तो ध्वनि है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। और वेग को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। भौतिक राशियां हैं और इनके यूनिट है। तो त्वरण है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। बल की न्यूटन है। और कुल कार्य की क्या है? इसकी जूल है। आवेग की क्या है? न्यूटन सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में, यानी कि जो गोल्ड का काम करते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया गया एक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया किससे मिलकर बनता है? ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर क्या बनता है? एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। दूध को देखकर कई लोग छी भी करते हैं, तो छी यानी कि 6 तो 6 इसका क्या हो जाएगा? दूध का पीएच मान हो जाएगा। और जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो होती है घटती है। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4 के बीच में नींबू का पीएच मान होता है। और कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है।
और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पानी जल है वो क्या होता है? उदासीन न्यूट्रल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्मीन क्या है? तो साइनोकोबाल्मीन ये विटामिन B12 का नाम है। और जो विटामिन बी है इसके कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? इसमें 8 कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। और B6 का क्या नाम है? पायरोगोक्सिन है। B2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन है। और विटामिन ए का थायमिन। विटामिन 3 का क्या है? B3 का है वो नाइसिन है। और विटामिन B7 का है बायोटिन है, जिसको विटामिन H भी कहते हैं। तो विटामिन H किस विटामिन को कहते हैं? तो ये B7 को कहते हैं, बायोटिन को। और B9 जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनको मैच करना था, तो इसमें एक गलत है वो बताना था। तो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? बांझपन, ये गलत है। विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेटस। और विटामिन B3 की कमी से नियासिन बोलते हैं, जिसको पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। और असम के जो CM है वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। जो भारतीय बैडमिंटन है संघ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसके गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो असम के CM हैं। असम की जो लोकसभा सीट है उनकी संख्या कितनी है? 14 है। राज्यसभा की सीट 7 है। और विधानसभा की सीट कितनी है? 126 है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो वो तन्मय अग्रवाल हैं, जिन्होंने रणजी टीम में 147 गेंदों पर ये शतक बनाया था। और किसके खिलाफ बनाया था? अरुणाचल टीम के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। बच्चों के बैग के जो वजन है उसके भार को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की है। CM सीखो कमाओ योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। CM कल्याणी विवाह सहायता योजना ये भी कहाँ की है? ये भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है। और यूपी की कौन सी है? किसान उदय योजना, ये यूपी की योजना है। और राजस्थान की 1000 फ्रेंचाइज योजना कहाँ की है? ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है 2024 की लोकसभा के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है? तो ये पंजाब का बनाया गया है। और चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। 2024 में 18वीं लोकसभा के क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, जो कितने चरणों में होंगे? 7 चरणों में होंगे। ठीक है। और नेशनल आइकन कौन है? पंकज त्रिपाठी है। ये आज की क्लास है, आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने इस सीरीज़ को खूब सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपकी वीडियो ये मेरी जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम आपको दिलाना। उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स लेकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आज जल्दी में आ जाएगी। आज वीडियो थोड़ी लेट है। थैंक यू।